इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका पार्ट 1 जो बुक है उसका हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इतिहास में कोई घटना कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, इन सारी बातों की जानकारी हमें कैसे मिलती है, किस तरीके से इतिहास को जानने में ये ज़रूरी है, वो सभी बातें आपको इस अध्याय में बताई जाएंगी। पहला टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला, इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। इतिहास उस बदलाव को बताता है जो कभी हुए थे, और इतिहास खोज करता है कि भूतकाल में चीज़ें कैसी थीं और चीज़ें कैसी बदली। यानी अगर हमें इतिहास को जानना है तो हमें तारीखों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस समय जब हम उस चीज़ को देखने के लिए वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, और अगर हमें आज उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इतिहास हमें तारीखों के माध्यम से बताता है कि कोई घटना कब घटित हुई थी। इतिहास उस बदलाव को भी बताता है जो कभी हमारे समाज में हुए होंगे या अर्थव्यवस्था में हुए होंगे आदि। इसके साथ ही साथ पास्ट में कोई चीज़ें कैसी थी और उसमें किस तरह से परिवर्तन आया, इस बात को भी इतिहास बताता है। जैसे पहिए का आविष्कार, फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी, उसके बाद बाकी सारे जो आविष्कार हुए थे, और आज के जो व्हीकल्स आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पास हमारे लिए कोई निश्चित तारीख नहीं होती है। जैसे ब्रिटिश किस दिन भारत आए थे, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था या समाज में परिवर्तन कब आया था, इन चीज़ों के लिए निश्चित तारीख नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम तारीखों से जोड़कर इतिहास को देखते हैं। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इसका आंसर यह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को ही इतिहास माना जाता था। जैसे कि राजा महाराजा का जन्म कब हुआ, उनकी रानियां कितनी थीं, उनकी नीतियाँ क्या थीं, विवाह कब हुआ, युद्ध, वो सिंहासन पर कब विराजमान हुए, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी घटनाएं जो हैं, उसके लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, जिनका इतिहास में आज महत्व भी होता है। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इतिहास में बताया नहीं जा सकता या उसकी निश्चित तारीख बताई नहीं जा सकती। कौन सी तारीख है? अब हम इस पर प्रश्न करेंगे, विच डेट्स, यानी कौन सी तारीखें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। पहला पॉइंट इसमें है, जिससे संबंधित इतिहास को हम जानना चाहते हैं वही घटना और उससे संबंधित तारीख महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी अगर हमें किसी एक टाइम पीरियड के बारे में जानना है तो वही इतिहास और वही उसमें घटित सारी घटनाएं और सारी तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिस चीज़ के इतिहास के बारे में हमें जानना है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर जानना है, या अमेरिकी क्रांति के बारे में जानना है, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानना है, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको जानना होगा तो उनकी वो घटना और वो तारीख दोनों बदल जाएंगे। यदि अध्ययन का विषय बदलता है तो तारीखें भी बदल जाती हैं। यानी कि अगर आपको किसी विषय पर अध्ययन करना है और अगर आप अपना विषय बदलना चाहते हैं तो उससे तारीखें भी बदल जाती हैं। उदाहरण क्या है कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लिखा किसको है? पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, और आखिरी वायसराय या फिर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हम देखते हैं, जिनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था। इनके मध्य कई अन्य गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, जैसे सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, हार्डिंग, डलहौजी एट्सेट्रा। इतिहास इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धि के आधार पर तय करता है। यानी कि इनकी अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, इन्होंने जो भी कार्यकाल में सुधार किए या अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने भारत के साथ जो भी चीज़ें की थी वो सारी चीज़ें
समय के हिसाब से बदल जाती हैं, यानी उन तारीखों का भी महत्व होता है। इतिहास को लिखते समय हम उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि हम इन्हें क्यों बांटते हैं? ताकि हर अध्याय में सामंजस्य रहे, इससे इतिहास को समझने में आसानी होती है। और थर्ड पॉइंट कि इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं और तारीखों पर जोर देते हैं जो किसी इतिहास को बताने में या समझाने में मददगार हो। जैसे सहायक संधि। अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल की बात करते हैं या अगर हम सहायक संधि की बात करते हैं तो हम 1798 को याद करते हैं, जिस दिन लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लागू किया था। सहायक संधि यानी कि सहायता के लिए जो संधि की जाती है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देसी नरेशों या यहाँ के जो राजा थे उन लोगों को पैसे लेकर अपनी सेना से सुरक्षा देने का जो वायदा किया था, वही सहायक संधि है। बंगाल विभाजन। जब हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो हम 1905 में लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, क्योंकि बंगाल विभाजन का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से है। उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। यानी यहाँ आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उन घटनाओं और तारीखों पर जोर दिया जाता है जो कि इतिहास को बताने और समझने में मदद करते हैं। सभी गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण थे, सभी लोग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के हिसाब से, एक तारीख के हिसाब से हम उसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके बारे में कि हमें जानकारी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? हाउ डू वी पीरियडाइज? आप सभी ने अपने विद्यालय में देखा होगा कि आपके जो पीरियड्स होते हैं, आपके जो घंटे निर्धारित किए जाते हैं 45-45 मिनट के होते हैं या फिर हाफ एन आवर का आपको लंच मिलता है। तो यानी 6 घंटे में उस पीरियड को डिवाइड किया जाता है और उसके बाद ये होता है कि भाई 8 पीरियड निकाले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी पीरियड्स को डिवाइड किया गया है, यानी काल खंडों में विभाजित किया गया है भारतीय इतिहास को। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में अपनी एक किताब लिखी थी और इनकी पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने भारत को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्या आपको लगता है कि यह इतिहास का काल विभाजन सभी के लिए मान्य होना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर मिल ने अपना एक परसेप्शन बना लिया था भारत के लिए कि भाई भारत के लोग उतने सिविलाइज्ड नहीं हैं, भारत में हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होता है, कास्टिज़म है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे जातिगत बंधन, अंधविश्वास, धार्मिक बैर, यानी इन सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर नोटिफाई करवाया और ये कहा कि इन सब वजह से हम ये कह सकते हैं कि यूरोप जो है वो भारतीयों से सर्वश्रेष्ठ है, भारतीयों में कोई सभ्यता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और इस आधार पर उन्होंने, यानी उनका जो सेंट्रल फीचर था, केंद्रीय तत्व था, वो धर्म बन गया, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर भारत को देखा और इसी वजह से उन्होंने अपने भारत का जो विभाजन किया इतिहास का, वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में कर दिया। इतिहास की इस धारणा में जो कि जेम्स मिल प्रस्तुत करते हैं, उसमें अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, ऐसा बताया गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों से कुछ प्रश्न हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं, जिसमें पहला है कि क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है जो कि ऊपर आपने अभी देखा? क्या धर्म ही आधार है किसी कालखंड को बांटने का? क्या एक समयावधि में कई धर्म शासन नहीं कर सकते हैं? यानी इन सारे प्रश्नों का सार ये निकलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल को हमने बांट दिया तो यानी कि सिर्फ हिंदू ही शासन कर रहे हों या मुस्लिम ही शासन कर रहे हों या ब्रिटिश ही शासन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता है। यानी समकालीन शासकों की जब हम बात करें तो कई ऐसे शासक रहे, ऐसे आप देखोगे कि मराठास भी रहे, उसमें सिख भी रहे, उसमें मुग़ल शासक भी रहे, तो आप किसी धर्म को लेकर आप उस चीज़ को बांट नहीं सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कुछ इतिहासकार
आमतौर पर 3 भागों में इसको बांटते हैं, जैसे कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। यह विभाजन ऐसा माना गया है कि पश्चिम की देन है, और उनका कहना है कि वेस्टर्न कल्चर से ये डिवीज़न सामने आया है। उनका मानना था कि सारे आविष्कार, विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता आधुनिक काल का द्योतक होता है। तो अगर आधुनिक काल में हम विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इन सब की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीयों को इक्वालिटी दी गई थी, या फिर इंडिपेंडेंट वो थे, या अपनी मर्जी से कुछ कर सकते थे? अगर आप आधुनिक काल को या ब्रिटिश काल को आधुनिक कहते हो, तो क्या आपको लगता है कि भारतीयों को उतनी छूट दी गई होगी या दी गई थी अंग्रेज़ों के काल में? ऐसा नहीं है। एक और प्रश्न आता है कि केवल आविष्कार आधुनिक काल में ही हुए थे, मध्यकाल या प्राचीन काल में नहीं हुए थे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये तो बहुत पहले हो गए थे। पत्थर से जो औजार बनाए गए थे, ये भी बहुत पहले हो गया था। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल और मध्यकाल में कोई भी आविष्कार नहीं हुए, सारे आविष्कार सिर्फ आधुनिक काल में हुए? ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ लोग इसे आधुनिक काल ना कहकर इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं, यानी कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। अब कॉलोनियल पीरियड क्या है, कैसे हम औपनिवेशिक युग को समझते हैं, अंग्रेज़ों और भारत का क्या इससे संबंध है, इस बारे में हम जो भी लेक्चर पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे।